हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान का नाम आसनी रखा, दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से किस देश ने हमला किया है, रूस को यूक्रेन में हमला बंद करने का आदेश देने वाले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारतीय जज कौन हैं, किस देश की कैरोलिना ब्लावोस्का मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, बन गई, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता कौन हैं। इसके अलावा कई और टॉपिक है, कई और क्वेश्चन है, जैसे फीडे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो 2022 है उसकी मेजबानी किस देश को मिला है। जापान में ज़बरदस्त भूकंप आया है, पंजाब के नए स्पीकर चुने गए हैं। तो कई और क्वेश्चन है, कई और टॉपिक है, उन सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसनी किस पड़ोसी देश ने रखा है। भारत में आया है ये तूफान, आंसर होगा श्रीलंका। न्यूज़ आप देख रहे हैं ये तूफान के बारे में, और 2022 में बना ये पहला साइक्लोन है। मौसम विभाग का कहना है कि ये चक्रवाती तूफान अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए म्यांमार और बांग्लादेश के तट तक पहुंचेगा और बेहद खास है ये चक्रवात। मैप के थ्रू दिखाते हैं, ये रहा वर्ल्ड, और जूम करते हैं, ओके, और जूम करते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्यारा भारत है, और इसमें ये मत समझ लेना कि ये मैप है और ये गलत मैप दिया हुआ है। दरअसल ये नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, इधर गंगा नदी है, उधर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब है, ओके। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, और यहीं पर ये चक्रवात आप देख रहे हैं जो अभी वर्तमान की स्थिति है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये तूफान है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टच करते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ जाएगा, यहाँ पर म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। तो इन्हीं दोनों में टच करेगा और उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका असर इस इतने बड़े दायरे में होगा मौसम पे, ठीक है। और ख़ास क्यों है ये, क्योंकि आमतौर पर मार्च के महीने में तूफ़ान नहीं आते हैं, चक्रवाती तूफ़ान नहीं आते हैं, न तो बंगाल की खाड़ी में और न ही अरब सागर में, ठीक है। और पिछले 132 साल का रिकॉर्ड है, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि 1891 से लेकर 2022 के बीच में मार्च महीने में अब तक सिर्फ 8 साइक्लोन बने हैं, 8। उनमें से 2 अरब सागर और 6 बंगाल की खाड़ी में बने हैं और छठा ये बना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक कौन है? मृत्युंजय मोहापात्रा, ओके। उनका कहना है कि मार्च महीने में तूफान आना असामान्य है, और तूफान है तो तबाही तो होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उसके बचाव के लिए, राहत के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स उसको, ओके। और यहाँ तक कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो अब सवाल उठता है कि जो ये तूफ़ान हैं इन सब के नाम कैसे रखे जाते हैं। मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन फिर से बता दूँ कि हिंद महासागर के 13 देश टोटल वो तय करते हैं इन सब का नाम, और ये पहले ही लिस्ट दे देते हैं कौन कौन से देश हैं। तो इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, इसके अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो इन सब ने पहले से दिए हुए नाम, और नाम की लिस्ट भी मैं दिखा दूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अभी आसनी नाम है, तो ये श्रीलंका ने नाम रखा था और ये नाम है आसनी। तो अगला जो तूफान आएगा वो पहले से नाम तय किया हुआ है, वही नाम ये चक्रवात का रख दिया जाएगा। इसलिए है ताकि आसानी से उसकी पहचान हो सके, और उसको जब किसी चीज़ का नाम दे दिया जाता है तो उसके बारे में रिसर्च, उसके बारे में डेटा, उसके बारे में न्यूज़ वही एक ही तरीके का आता है। तो इसलिए ऐसा किया गया है। अब सवाल ये है कि तूफ़ान बनते कैसे हैं। देखिए, तूफ़ान अगर आप मैप देखेंगे तो कई जगह तूफ़ान बन रहे हैं इस वक्त, ओके। यहाँ भी बन रहे हैं इस तरफ, और यहाँ भी बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, जब समुद्र में कम दाब का क्षेत्र बनता है तो चक्रवाती तूफान बनते हैं। सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है। तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है।
समुद्र का तापमान जब बढ़ता है या कहें समुद्र जब गर्म होना शुरू होता है तो होता ये है कि गर्म होने के बाद गर्म हवा ऊपर उठती है, और जब गर्म हवा ऊपर उठ गई तो उस जगह पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए चारों तरफ से हवा आती है, यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये चक्रवात का रूप ले लेता है और यही चक्रवात बनता है। और आसान भाषा में कहें आपको तो ये जो चक्रवात है ना, ये एक तरह से का कूलिंग सिस्टम है अर्थ का। मतलब समुद्र गर्म हुआ, उसने अपने आप को ठंडा करने के लिए हवा को ऊपर फेंका और वहाँ पर चक्रवात बन गया, ऐसे कूलिंग सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचाने का काम कोशिश करती है, इसी वजह से ये तूफान आते हैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया है? आंसर होगा रूस। और रूस ने किस पर किया है? यूक्रेन पर किया है, ये दबाव डालने के लिए कि समझौता करो, शांति वार्ता तुरंत मुझसे कर लो। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू का। तो रूस ने कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल दागा? उसके पास कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, तो इसका नाम है किंजॉल। ये आप देख रहे हैं, ये फाइटर प्लेन है, उसमें नीचे यहाँ पर ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये क्या होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरे मिसाइलों से क्या अंतर है, ये सब बताएंगे आपको। तो 19 मार्च को रूस ने यह दावा किया कि किंजॉल जो ये मिसाइल है, किंजॉल का रूसी भाषा का शब्द है किंजॉल, जिसका मतलब होता है खंजर। तो रूस का कहना है कि इस मिसाइल से उसने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बने जो हथियार डिपो था, जहाँ पर जो पश्चिमी देशों से वहाँ हथियार आते थे, उन पर हमला किया है और उसको हथियार के डिपो को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो कहाँ पर किया है ये भी देख लेते हैं। तो ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर है ये प्यारा भारत, ठीक है, समझ गए आप। और ये है रशिया, ये यूक्रेन है और ये बाकी यूरोपीय देश हैं, इसमें इधर पोलैंड है, अलग अलग देश हैं। ओके, तो ये वाला जो इलाका है ना, आपको पता होगा कि ये क्रीमिया है, और क्रीमिया को रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था काफ़ी पहले ही। तो यहीं से फाइटर प्लेन उड़ा और उड़ता हुआ यहाँ गया, और उसने यहाँ से जो फाइटर प्लेन में मिसाइल लगा हुआ था, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसने यहाँ से लॉन्च कर दिया, और वो यहाँ पर पश्चिमी इलाके में इस जगह पर जो मिसाइल के जो डिपो था उसको ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा क्यों इतनी, आपको बताते हैं। ये जो किंजॉल मिसाइल है, इसको व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है वो कहते हैं आइडियल वेपन। मारक क्षमता कितनी है? 1500 से 2000 किलोमीटर। पहली टेस्टिंग कब हुई थी? 2018 में। कितनी रफ्तार है? तो 5 से 10 मैक। मैक मतलब समझते हैं आप? मैक मतलब कि ध्वनि की रफ्तार से कितना गुना। तो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुने से लेकर 10 गुनी स्पीड है इसकी। ओके, साउंड की रफ्तार से 10 गुनी ज़्यादा। और अगर हम इसको पर किलोमीटर सेकंड करें तो 1 सेकंड में ये 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इस स्पीड की वजह से दुनिया में अभी जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो सब फेल हैं इसके सामने में। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता है। एक बार अगर लॉन्च कर दिया गया और जिसने लॉन्च किया है उसने टारगेट दे दिया, तो फिर तो इसको कोई दूसरा सिस्टम रोक नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि जिसने लॉन्च किया है वो उसकी दिशा को चेंज कर दे, बदल दे, लेकिन इतनी तेज़ी से ये जाता है कि उसको वहाँ कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है कि ये परमाणु यानी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल जो हथियार हैं उन सब को ले जा सकता है। मतलब कि एक तरह से रूस ने ये धमकी भी दे दी है कि हो सकता है परमाणु युद्ध भी हो जाए। ओके, और इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि ये ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, फाइटर प्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है, और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है, पनडुब्बी से या फिर बड़े जो पानी के जहाज़ हैं उन सब से।
अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर सकता है, ऐसी बात है। देखिए, रूस के पास कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। नवंबर 2021 में पिछले साल ही जिरकॉन नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल का उसने परीक्षण किया था और इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा, यानी साउंड की रफ्तार से 5 गुनी से भी ज़्यादा। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं उसकी रफ्तार मैक 5 यानी साउंड की रफ्तार से 5 गुनी ज़्यादा या इससे ज़्यादा की स्पीड होती है, उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। यानी 6174 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा की जो स्पीड है वो कहेंगे हम हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, हाइपरसोनिक ये क्रूज़ मिसाइल हुआ। क्रूज़ मिसाइल कई तरह के होते हैं, जैसे सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। इसके बारे में भी शॉर्ट में बता दें क्योंकि इतनी चर्चा हो ही रही है, बस 2 मिनट और। तो सबसे पहले सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल की बात कर लें तो जैसे इंडिया का निर्भय मिसाइल है, ये सबसोनिक है। इसकी रफ्तार जो है वो साउंड की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है, 0.8 मैक। ओके, अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल है वो और इंडिया की निर्भय, ये सबसोनिक मिसाइल है। दूसरा होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो 2 से 3 मैक होती है, मतलब कि साउंड की स्पीड से 2 से 3 गुना ज़्यादा। और ऐसे मिसाइल 1 सेकेंड में 662 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण है अपना ब्रह्मोस, जो कि गलती से पाकिस्तान में चला गया था और वो रोक नहीं पाया। ओके, और इस ब्रह्मोस को इंडिया और रूस ने मिलकर तैयार किया है और ये तीनों क्षेत्र से लॉन्च किया जा सकता है, हवा से, समुद्र से और ज़मीन से। ओके, लेकिन अब दुनिया चाहती है कि इससे भी आगे बढ़ें ताकि एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे रूस का S-400 है, अमेरिका का THAAD है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल को वो रोक ना सके। मतलब इन सबको हो सकता है कि रोक ले, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको नहीं रोक सकता है। ओके, कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम। अब सवाल होता है कि क्या इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? देखिए, अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंडिया इस मामले में काफ़ी आगे काम कर रहा है। DRDO का ये HSTDV है, ये लॉन्च करने की एक व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है। इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिया ने किया था, पिछले साल की बात है। और ध्वनि की रफ्तार से 5 गुनी से ज़्यादा की रफ्तार देने वाला ये इंजन है। तो इस इंजन का टेस्ट किया था इंडिया ने और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में इंडिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है, यानी मैक 5 या उससे भी ज़्यादा रफ्तार वाला, जिसको कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। अब सवाल है कि क्यों ज़रूरी है दुनिया के पास या हमारे पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में आज जो मेजर देश हैं, कंट्री है, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के पास ये सब बहुत तेज़ी में हैं। कुछ ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया है, कुछ तैयारी कर रहा है। चीन ने भी ऐलान कर दिया, उसने परीक्षण भी किया था। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और दोस्तों, कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स? बेहतर लग रहा हो तो लाइक बटन जरूर दें और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 और 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। जो मेंबर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करेंगे, मामूली सी रकम है, पेमेंट करना होगा और मेंबरशिप 1 साल के लिए होगा। यानी आज जिस तारीख को आप मेंबरशिप ले रहे हैं, अगले साल उस तारीख तक आप मेंबर रहेंगे। और ये इसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ट्राई मंथ, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले साल के भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए और 40% डिस्काउंट है ऑन बुक्स, प्रिंट पे और फ्री शिपिंग भी है। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है, मेंबरशिप को देख सकते हो और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पे सर्च कीजिए सरकारी जॉब न्यूज़ और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ
उसने मार्च 2022 में रूस को तुरंत यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया। तो ये फैसला सुनाने वालों में भारतीय जज भी थे, तो उनका नाम क्या है? आंसर होगा जस्टिस दलबीर भंडारी। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, आईसीजे ने कहा कि तुरंत रोक लगाया जाए। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है और द हेग में है, यानी नीदरलैंड में है ये इसका मुख्यालय, और ये है उसकी बिल्डिंग। स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। ठीक है, 15 जज होते हैं टोटल। किसी भी फैसले की सुनवाई ये 15 जज करते हैं और बहुमत के आधार पर ये फैसला होता है। क्लियर है? तो इस फैसला सुनाने वालों में एक भारतीय जज भी थे और ये हैं जस्टिस दलबीर भंडारी। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, रिटायर्ड हो गए। उसके बाद इनको वहाँ चुन लिया गया और ये वहाँ हैं पिछले कुछ साल से जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये नाम आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि इन्होंने रूस के खिलाफ में फैसला किया। हालांकि रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत का जो कदम है वो न तो किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में। ओके, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन और रूस के जो भी मुद्दे हुए उस पर वोटिंग से परहेज किया है और इंडिया कह रहा है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग होने चाहिए। लेकिन ये जो फैसला हुआ यहाँ तो न्यायपालिका है एक तरह की, और उसमें 15 में से 13 जजों ने रूस के खिलाफ वोट किया, इतने सारे जजों में ने। ओके, और 2 जज थे, एक रूस के जज थे और एक चीन के जज थे। इन दोनों ने रूस के पक्ष में वोट किया। ओके, तो टोटल 15 जज होते हैं और ये पूरा मामला है और इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, रूस ने हमला किया हुआ है और यूक्रेन की हालत ख़राब हो चुकी है, यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो ये सब बातें हो रही हैं। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आप देख रहे हैं, इसकी प्रोसीडिंग, यहाँ बैठने की बेंचेज होती हैं, यहाँ एक साथ 15 जज बैठते हैं, वकील होते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है क्या क्या है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। तो यही है, इसी ने फैसला सुनाया है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है। ओके, ठीक है, मतलब ये मेन ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा जैसे WHO, IMF, यूनेस्को, ILO, ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, इन्हीं सब में से किसी न किसी की अंग होती है। क्लियर होगी बात? ओके, तो ICJ उसने ये फैसला किया है। हालांकि ये बाध्यकारी होता है, लेकिन कोर्ट के पास अपना आदेश पालन करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे इंडिया में या किसी भी देश में जो अदालत होती है उसके पास अधिकार होता है, वो किसी को भी अवमानना के मामले में अपने यहाँ बुला सकती है या किसी को जेल भेज सकती है। लेकिन इसके पास ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर कोई देश इस फैसले को नहीं मान रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि इस अदालत ने फैसला सुनाया और कोई देश नहीं मान रहा है तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाता है। लेकिन वहाँ पर जैसे चीन है, चीन के खिलाफ कई बार फैसले हुए और चीन ने खारिज कर दिया मामला, और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, तो वो वीटो कर देता है उस मामले को। इससे रूस भी, उसके पास भी वीटो पावर है। तो ऐसे में इनका जो फैसला है ये बाध्यकारी तो है लेकिन लागू हो नहीं पाएगा, रूस सुनेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा देना। अगला क्वेश्चन, किस देश की कैरोलिना प्लावस्का वो मिस वर्ल्ड 2021 बन गई हैं? आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड की हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, और ये 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। अभी मार्च में ही इनको चुना गया है। कहाँ की हैं ये? तो पोलैंड की हैं। ठीक है, पोलैंड मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो रूस है, ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के पास में ही यहाँ पर है ये पोलैंड।
अभी जो रूस यूक्रेन पर रूस ने कब्जा किया हुआ है या हमला किया हुआ है, तो पब्लिक यहाँ आ रही है, और इंडियन जो यहाँ थे वो पोलैंड और बाकी देशों, हंगरी वगैरह वगैरह देशों से होकर आए हैं। तो ये है पोलैंड। तो यहीं की कैरोलिना अब मिस वर्ल्ड 2021 बन गई हैं, जबकि फर्स्ट रनअप रही यानी सेकंड पोजीशन पे आई हैं वो मिस अमेरिका थी। और मिस अमेरिका जो है वो सुंदरी श्री सैनी नाम है इनका। तो वो फर्स्ट रनअप रही और ये भारतीय मूल की हैं। ओके, इनका जन्म हुआ था लुधियाना में, लेकिन हैं ये मिस अमेरिका। ओके, कैरोलिना के बारे में बात करूं, मिस वर्ल्ड जो बन गई है पोलैंड की हैं ही, और 23 साल की हैं, पेशे से मॉडल हैं, मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं और चाहती हैं कि पीएचडी करें, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं वो। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत की कौन थी मिस इंडिया? मानसा वाराणसी। ओके, तो वो टॉप 13 कैंडिडेट में ही शामिल रही। फोटोग्राफी ये रहा, इंडिया से थी मानसा वाराणसी, ये नाम ध्यान रखना आपको। ओके, टॉप 13 में नहीं, लेकिन टॉप 6 में जगह नहीं बना सकी और ये खिताब इनको नहीं मिल पाया। ओके, अब देख लेते हैं कि मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो भारत में कितने आए हैं। तो देखिए, अब तक 6 मिस वर्ल्ड खिताब इंडिया को मिल चुका है और ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला मिस वर्ल्ड जो खिताब मिला था रीता फारिया को मिला था 1966 में। दूसरा मिला था ऐश्वर्या राय को 1994 में। तीसरा डायना हेडन 1997 में। चौथा युक्ता मुखी को मिला था 1999 में। प्रियंका चोपड़ा को मिला था सन 2000 में। और 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं, चूँकि मिस वर्ल्ड की बात हुई है, मिस यूनिवर्स की भी बात कर लें। तो मिस यूनिवर्स 3 अब तक रही हैं। पहली है 1994 में सुष्मिता सेन, सेकंड है सन 2000 में लारा दत्ता, और अभी 2021 की हरनाज संधू हैं, जो कि आपको नाम ध्यान में रखना चाहिए, मिस यूनिवर्स 2021। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। और 2022 की थीम क्या है? बिल्ड बैक हैप्पियर। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 136। ये रिपोर्ट है और इंडिया का स्थान बहुत ही खराब है, 136 है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो अस्थाई विकास नेटवर्क है उसने जारी किया। और इसमें जीडीपी, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक देश में जो भ्रष्टाचार है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर खुशी का यानी हैप्पीनेस का मूल्यांकन किया जाता है। 2022 की थीम क्या है? बिल्ड बैक हैप्पियर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 136। ये रही रैंकिंग इंडिया की। स्थिति ठीक नहीं है। ओके, आप देख रहे हैं इंडिया रैंक्स वेरी लो इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। द हिंदू के बिजनेस लाइन की ये रिपोर्ट है। इसे किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो अस्थाई विकास नेटवर्क है उसने जारी किया है। और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? तो जीडीपी, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स को नापा जाता है। अब देख लीजिए जो बेस्ट कंट्री है वो कौन कौन से हैं। टॉप 10 में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे आइसलैंड है, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, फिफ्थ पे नीदरलैंड है, सिक्स्थ पे लग्जमबर्ग है, सेवन्थ पे स्वीडन है, एट्थ पे नॉर्वे है, नाइन्थ पे इजराइल है और 10th पे न्यूजीलैंड है। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो 16वें पोजीशन पे है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये 17वें पोजीशन पे है। ओके, फ्रांस जो है वो 20वें पोजीशन पे है। तो ये सब स्थिति है। और भारत की देखेंगे तो ये देख लीजिए, इंडिया की पोजीशन 136 है, इंडिया की पोजीशन। और सबसे खराब किसकी पोजीशन है? तो अफगानिस्तान की है, 146। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो चीन की जो हैप्पीनेस रैंकिंग में पोजीशन वो 72 है, नेपाल की 84 है, बांग्लादेश की 94 है,
पाकिस्तान की 121 है, म्यांमार की 126 है, श्रीलंका की 127 है और अफ़गानिस्तान उसकी है 146। तो इतने देशों की जो पड़ोसी देश हैं, इनमें जो खुशी है वो भारत से बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जापान में मार्च 2022 में कितनी तीव्रता का भूकंप आया है? आंसर होगा 7.3। ओके, 7.3 क्या कहेंगे? रिक्टर स्केल का आया है। जो भूकंप का पैमाना होता है वो रिक्टर स्केल में होता है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एक वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से वहाँ भूकंप आया है। जापान के पूर्वोत्तर तट जहाँ पर फुकुशिमा है, तो वहीं पर ये 16 मार्च की देर रात को 7.3 रिक्टर स्केल, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, वहाँ पर आया। आधी रात को से ठीक पहले ये आया है और गहराई में 60 किलोमीटर नीचे था ये। कुछ लोगों की मौत हुई है, 2-4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, नुकसान काफ़ी हुआ है इसकी वजह से। और वो जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर में आता है और वहाँ भूकंप के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 7 आप देख लीजिए, इतना 7.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आने के बावजूद बहुत भयानक तबाही इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि वहाँ जो मकान बनते हैं वो भूकंप को ध्यान में रखते हुए बनते हैं, ताकि जब इतना भी हिल रहा हो तो मकान ढह न जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब के नए स्पीकर कौन चुने गए हैं? आंसर होगा इसका कुलतार सिंह संधावा। ओके, ये फोटोग्राफ रहा। आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि इनको बना रहे हैं। पंजाब की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को ये मनाया जाता है। भारत की जो सबसे पुरानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कोलकाता की है, कोलकाता में कोसीपोर में। तो उसका उत्पादन शुरू हुआ था 18 मार्च 1802 में। तो इसी वजह से ये 18 मार्च ये दिवस घोषित है। ओके, और आपको पता होगा, मैंने पहले बताया हुआ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इसको केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और 7 PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उसको बांट दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी का काम किस राष्ट्र को चुना गया है? आंसर होगा इंडिया। देखिए, ये जो शतरंज के जो टूर्नामेंट ओलंपियाड है वो रूस में होना था, लेकिन चूंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है और हालात वहाँ ठीक नहीं है, इस वजह से फिडे ने कहा कि हम वहाँ आयोजित नहीं करेंगे रूस में। तो इंडिया की झोली में आ गिरा और चेन्नई में होगा। कब होगा? तो 26 जुलाई को शुरू होगा और 8 अगस्त तक ये चलेगा। ओके, फिडे का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फिडे जो है ना वो फ्रेंच शॉर्टकट है, उसका फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस ऐसा होता है, इसलिए फिडे कहते हैं। अगला क्वेश्चन। साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा प्रोफेसर नारायण प्रधान। ओके, फोटोग्राफ ये रहा। इनको छोटे प्रकाश सामग्री के को उसके नए आकार में डिज़ाइन करने के लिए जो उन्होंने काम किया, क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में विशेषज्ञता हासिल की, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये जादवपुर में, वहाँ फैकल्टी मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, इसको इंग्लिश में कहेंगे, आप समझते होंगे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को आयोजित किया जाता है। 2022 की थीम क्या है? रिसाइकलिंग फ्रटर्निटी। ओके, फ्रटर्निटी, रिसाइकलिंग फ्रटर्निटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? आंसर होगा इसका कर्नाटक। इस ऐप को कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी KSRSAC, तो उसने डेवलप किया है। और जो ज़मीन है उसके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिल जाए एक साथ, इसके लिए किया गया। कर्नाटक की बात हो रही है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु।
मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोमई। गवर्नर थावर चंद गहलोत। ये कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ कि ये ऐप तो है, चलो दिशांक ऐप बना दिया, लेकिन ऐप के बारे में कभी एग्जामिनेशन में आमतौर पर पूछा नहीं जाता है। फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए फटाफट ये क्लियर करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, उनका निधन हो गया है 14 मार्च 2022 को? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, और उन्होंने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में काम किया था। 3 बार वो राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी थी, मंत्री भी रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल किस जगह पर शुरू हुआ है? आंसर होगा थापर नगर, ये झारखंड में है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और सीईओ हैं वीके त्रिपाठी, उन्होंने उद्घाटन किया। और यहाँ पर ये होगा कि उसी के पास मैथन पावर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पहले जो कोयले की जो पहुँच है वो बाई रोड होता था, तो ऐसा रेलवे का कहना है कि अब ट्रेन के थ्रू होगा और उससे बिजली की जो उत्पादन क्षमता है उस संयंत्र की वो बढ़ जाएगी और इससे रेलवे को भी काफ़ी फ़ायदा होगा माल ढुलाई को लेकर। दोस्तों और भी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो कल के वीडियो में और क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले पे जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और ये लोगो आपको दिखेगा, डाउनलोड कर लेना अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। वहाँ आज का जो PDF है वो भी मिल जाएगा फ्री में, और तमाम जो पिछले PDF हैं वो सब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, देख सकते हो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।